आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स के फरवरी महीना के मंथली असेसमेंट का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए, आपका क्लास 10th का ये फरवरी महीना में आपका एक हिस्ट्री का आया हुआ है और एक आपका फिजिक्स का आया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहा हूँ और आप बहुत ही जल्द आपको हिस्ट्री का भी कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, आपका जो टर्म 1 वाला जो एग्जाम है और आपका जो टर्म 2 वाला एग्जाम है, दोनों को मिलाकर यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया है। बहुत ही अच्छा है और ये आपके मतलब बोर्ड एग्जाम जो आपका फाइनल एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर आप लोग जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया, हर एक क्वेश्चंस को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम करिए, कॉपी में नोट डाउन करिए और इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चंस का यहाँ पर कलेक्शन है। और यहाँ पर देखिए, आपका टर्म 1 का भी तैयारी हो जाएगा और टर्म 2 का भी तैयारी हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर 10 तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में, शेविंग करने में किस टाइप के दर्पण का उपयोग होता है आपको बताना है। तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। एक नंबर का उत्तर जो सही हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। देखिए, इन दोनों के बीच का जो संबंध है ये होता है आपका F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। तो F बराबर R/2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 का क्या हो जाएगा, 2 का बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सर, आगे आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हमें दिया गया है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। जो प्रकाश का जो वेग होता है, जो स्पीड होता है, जो चाल होता है, सबसे ज्यादा किसमें होता है। तो देखिए, प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि निर्वात, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, निर्वात यानी जहां पर वात ना हो, जहां पर हवा ना हो, उसी को बोला जाता है निर्वात। आगे देखिए, आगे आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में हमारा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या है कि लेंस के आवर्धन का व्यंजक क्या है। और ये सब के सब आपके टर्म 1 के क्वेश्चन है। तो लेंस का जो आवर्धन होता है, इसका फॉर्मूला होता है m बराबर v/u। ये होता है आपका लेंस का। ये किसका होता है, लेंस का। और अगर हम लोग बात करें दर्पण का, देखिए दर्पण में थोड़ा सा अंतर होता है कि m बराबर -v/u हो जाता है। देखिए, दर्पण में यहाँ पर माइनस होता है, लेंस में यहाँ पर माइनस नहीं होता है। तो यहाँ पर लेंस के लिए बोला गया है तो m बराबर v/u होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 का यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि इनमें से किसका प्रयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो जनरेटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। क्योंकि जनरेटर जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है सर, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो जनरेटर का उपयोग होता है। तो 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका टर्म 2 का क्वेश्चन है। देखिए, दोनों का मिक्सअप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए आपका तैयारी एकदम A1 हो जाएगा। अगर आप लोग इसको पढ़ाई करेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो ये तो हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग होता है, जनरेटर का। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या दिया गया कि विद्युत मोटर के कुंडली में धारा की दिशा एक बार परिवर्तित होती है प्रत्येक अर्ध चक्रण में। आधा चक्कर जब हो जाता है तो एक बार धारा की दिशा विपरीत हो जाती है। ठीक है सर, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हमारा जो विद्युत मोटर होता है उसमें किस प्रकार से होता है, जो बनावट क्रियाविधि होगा उसको अगर आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आधा चक्कर में हाफ रोटेशन में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है धारा का जो दिशा रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच इकाई आवेश को स्थानांतरित करने में क्या गया कार्य है, जिसको बोला जाता है विभवांतर। क्या बोला जाता है, विभवांतर। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विभवांतर, इसका बिल्कुल राइट और सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो पक्षांभी पेशियों के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, पक्षांभी पेशियां। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या दिया गया
गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। देखिए यहाँ पर क्या है कि विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करता है। तो जो विद्युत जनित्र होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। देख लीजिए यहाँ पर जो आंसर है क्या है, विद्युत ऊर्जा। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 10 का क्या होगा? ए होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाता है और यहाँ से हमारे स्टार्ट हो जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हमारे स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले हमारा क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर जितने सारे क्वेश्चंस होंगे हर एक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं और हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि वस्तु की किस स्थिति के लिए अवतल दर्पण वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनाता है? किरण आरेख के द्वारा समझाएं। देखिए यहाँ पर वस्तु की किस स्थिति, वस्तु अगर कहां पर हम लोग रखेंगे वस्तु को कि अवतल दर्पण में जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह बराबर आकार का बनेगा, यानी कि समान आकार का बनेगा और इसके लिए हमें यहाँ पर किरण आरेख भी बनाना है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे, इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से। क्या है, बात को समझिए। क्या है कि जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र के सामने रखा जाता है, यानी जब हम लोग सी पर वस्तु को अगर रखते हैं ना तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है समान आकार का बनता है। ठीक है, कैसा बनेगा? समान आकार का बनेगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो सी पर ही बनता है। वस्तु को जैसे कि सी पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब भी हमारा सी पर ही बनता है और जो प्रतिबिंब होता है वह उल्टा होता है और जो आकार उसका जो होता है समान आकार का होता है, बराबर आकार का होता है, बराबर साइज का होता है। देख लीजिए आप इस चित्र के माध्यम से इस चीज को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा एक अवतल दर्पण। देखिए वस्तु ये हमारा ये जो ए बी है ना, ये वाला ये जो है, ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये वाला जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो है ना हमारा ये जो ए बी है ये हमारा वस्तु है। जब हम लोग वस्तु को यहाँ पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनता है नीचे की ओर, ए डस बी डस। और यहाँ पर ये जो साइज होगा, इसका जो आकार है, आकार दोनों का आकार क्या है? बराबर है, समान आकार का यहाँ पर बनता है, समान साइज का बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ये सब भी आप लोग याद रखिएगा। और जो बनता है ना हमारा कहाँ पर बनता है सर? सी पर वस्तु है और हमारा प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनता है? सी पर ही बनता है। दोनों काम सी पर ही हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है जिसका आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कार के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है और क्यों? जो कार का जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग होता है, क्यों किया जाता है? तो किसी कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण सभी किरणों को परावर्तित करके एक जगह पर केंद्रित कर देता है, जिससे हमें लाइट मतलब एक जगह पे मतलब मिलता है। सर बात को समझ में आया? यहाँ पर देखिए बात को समझिए। क्या होता है कि जो हमारा हेडलाइट होता है, हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्यों होता है? तो जितना भी किरण जिधर जिधर से आ रहा है, जैसे इधर से आ रहा है, 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 जिधरों से आ रहा है, क्या करते हैं एक मतलब बिंदु पर ये सबको केंद्रित कर देता है। ठीक है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। इसलिए हम लोग कार का जो हेडलाइट होता है उसमें हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक डायोप्टर है। तो देखिए जो हमारा लेंस का जो क्षमता होता है, तो लेंस का जो क्षमता होता है इसी का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो हमने लिखा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। फिर आगे क्या है कि किस प्रकार के लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? तो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है ना ये ऋणात्मक होती है, जिसके मैंने लिख दिया, आप इसको फटाफट नोट डाउन करिए। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। ठीक है, प्रकाश का जो अपवर्तन का नियम होता है इसको हमें लिखना है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। देखिए पहला क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो हो गया आपका एक नियम। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है एक स्थिरांक होता है, यानी इसको हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या हो जाता है? स्थिरांक हो जाता है, यानी कि एक कांस्टेंट होता है। ठीक है सर, यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा आगे जो है, आगे हमारे यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। चलिए हम लोग एक एक करके लघु उत्तरीय प्रश्न का यहाँ पर जो भी क्वेश्चन रहेगा हर एक का आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं और हमारे पास जो सबसे पहला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष
क्या है। देखिए यहाँ पर जैसा नाम है ना वैसा काम नहीं है। निकट दृष्टि दोष माने क्या हो गया कि यहाँ पर जो निकट का जो वस्तु होगा इसको तो हम लोग देख पाएंगे, लेकिन जो दूर का जो वस्तु होगा इसको हम लोग सही ढंग से देख नहीं पाएंगे, और इसी को बोला जाता है निकट दृष्टि दोष। और एक बात समझ लीजिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट के वस्तु को हम लोग सही ढंग से देख पाएंगे, लेकिन दूर के वस्तु को हम लोग सही ढंग से देख नहीं पाते हैं। क्लियर हो गया। फिर आगे क्या है कि इसे किस लेंस के द्वारा सुधारा जाता है, तो याद रखिएगा अवतल लेंस के द्वारा। मान के चलिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको मतलब निकट दृष्टि दोष हो गया है, तो उनका संशोधन निवारण कैसे होगा, तो अवतल लेंस के द्वारा होगा। तो देखिए यहां पर मैंने लिख दिया है, बात को समझ लीजिए अच्छे तरीके से कि जब कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को देख पाता है पर दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और इसे अवतल लेंस द्वारा सुधारा जाता है। बात क्लियर हो गया। और देखिए यहां पर बोला गया कि किरण आरेख की सहायता से समझाइए, तो चलिए सर यहां पर मैं आपको किरण आरेख की सहायता से समझा देता हूं। देखिए आपको किस प्रकार से क्या करना है। देखिए यहां पर एक लेंस है, मतलब जिसमें हमारा निकट दृष्टि दोष हो गया है, और यहां पर हमने क्या किया है, अवतल लेंस लगा दिया है। अवतल लेंस के द्वारा इसका निवारण होता है। कुछ इस प्रकार से आप लोग इसको बनाइएगा, आपका काम बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है असमंजन क्षमता पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है कि मानव नेत्र के असमंजन क्षमता की व्याख्या कीजिए। सामान्य मानव आंख की दृष्टि सीमा क्या है। तो देखिए अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है उसे असमंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, ये वाला कुछ नहीं है, उसे वो क्या बोलेंगे, असमंजन क्षमता बोलेंगे। और मानव नेत्र को देखिए, जो मानव आंख जो होता है उसका जो दृष्टि सीमा होता है जो, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो मिनिमम होता है 25 सेंटीमीटर, और जो मैक्सिमम होता है ये होता है अनंत, यानी 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक इसका पारस होता है। तो लिखा गया कि मानव आंख की सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर तथा अधिकतम दूरी अनंत है। ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, और ये वाला कुछ नहीं था सर, इसको आपको नहीं लिखना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया गया है, जिसके पहला क्वेश्चन है 3 का ए में है कि विभवांतर से आप क्या समझते हैं। तो इसका 2 आंसर मैंने लिख दिया है, ऊपर में एक है नीचे में एक है। जो आंसर आपको अच्छा लगता है आप उसी को लिखिए। देखिए नीचे वाला ज्यादा अच्छा है कि किसी धारावाहिक चालक के 2 बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ये सबसे बेस्ट है, आप लोग इसी को लिखिएगा। लेकिन इसका और एक होता ये भी होता है कि वह कार्य जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है उसे विभवांतर कहते हैं। आप इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी नंबर में क्या है, ये जो आपका विभवांतर है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है, जिसको हम लोग वी से सूचित करते हैं। आगे देखिए, आगे यहाँ पर आपका और क्या दिया गया है, यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, सी नंबर भी दिया गया है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सी भी यहाँ पर है, 3 का सी भी है। क्या है कि इसे किस उपकरण की सहायता से मापा जाता है। तो ये जो आपका विभवांतर होता है, विभवांतर को हम लोग वोल्ट मीटर की सहायता से मापते हैं, जिसको हम लोग विभव मापी भी बोलेंगे हिंदी से। क्या बोलेंगे, विभव मापी। ठीक है सर, इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है 4 का ए, जो 4 का ए में क्या देखिए कि लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं। देखिए लेंस का क्षमता क्या होता है, तो लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता और इसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो देखिए P बराबर होता है 1/f। P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। और याद रखिएगा जो लेंस का जो क्षमता होता है उसका ऐसा मतलब क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसको हम लोग D से सूचित करते हैं। और ऐसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया। तो किसी लेंस की क्षमता थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, क्षमता ऐसे होता है, 6 मोता, यहाँ पर अक्षर दीजिएगा। ठीक है, क्षमता इसकी फोकस दूरी का व्यस्करणानुपाती होता है, यानी कि P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। इसका माने क्या हो गया, देखिए अगर f बढ़ेगा ना तो P घटेगा, और अगर f घटेगा तो P बढ़ेगा। व्यस्करणानुपाती में होता है विपरीत चलेगा, माने अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा होता है आपका व्यस्करणानुपाती का मतलब। आगे चलते हैं, आगे देखिए यहाँ पर आगे आपका क्या दिया गया है। तो यहाँ पर बी नंबर में जो चीज दिया गया है, सबसे पहले आप लोग इसको देख लीजिए। बी नंबर में दिया गया है कि विद्युत धारा क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसे किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। तो देखिए एक करके बात को समझिए। विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं, इसका आंसर हो गया। इसका ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, जिसको हम लोग बड़ा हाथ का ए से सूचित करते हैं। और इसे किस यंत्र से मापा जाता है, तो इसको ए मीटर से मापा जाता है। किससे, ए मीटर।
एमीटर, एमीटर, एमीटर ऐसे लिखेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी से बोलते हैं धारा मापी। ठीक है, थोड़ा सुधार लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पर, तो इसे एमीटर यानी कि धारा मापी से मापा जाता है। एमीटर ऐसे लिखिएगा, धारा मापी ऐसे लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, इसको भी नोट करिएगा। और अब हम लोग आगे देख लेते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर 1 नंबर में दिया गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, उस नियम का नाम लिखें जो प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। तो देखिए, वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, तो उसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। ठीक है, फ्लेमिंग का जो दक्षिण हस्त नियम होता है, जो फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल होता है, वही प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। आगे देखिए यहाँ पर जो बी नंबर में दिया गया है क्या है कि एक उपकरण का नाम बताइए जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा के बीच क्या अंतर है। देखिए, जो हमारा विद्युत जनित्र होता है या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये तो एक बात हो गया। और जो आगे दिया गया कि प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा के बीच क्या क्या अंतर है, तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है। इसके विपरीत दृष्ट धारा समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती। प्रत्यावर्ती धारा दिशा बदलते रहता है, मैंने कुछ इस प्रकार से चलेगा, देखिए इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, और ये धारा नहीं बदलेगा, एकदम सटाक से फटाक से ऐसे चलेगा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा में बैटरी को चार्ज किया जा सकता है, जबकि दृष्ट धारा में बैटरी को चार्ज नहीं किया जा सकता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर आगे आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ये है कि ओम का नियम लिखें। तो देखिए, नियत ताप पर यानी कि ताप कांस्टेंट होना चाहिए, पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, इसे ओम का नियम कहते हैं। अर्थात करके आप लिख दीजिएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अर्थात करके आपको लिख देना है। कैसे लिखना है, यहाँ पर आप लिखिएगा अर्थात। अर्थात क्या लिखिएगा, यहाँ पर भी जो है आई के समानुपाती है, तो भी समानुपाती आई है, तो भी बराबर क्या लिखेंगे, आर आई लिखेंगे। जहाँ आर क्या है हमारा, तो जहाँ है आर हमारा क्या है, प्रतिरोध। जहाँ आर को क्या बोला जाता है, प्रतिरोध बोला जाता है। ये क्लियर। अब आगे देखिए, यहाँ पर और क्या दिया गया है, चालक और कुचालक के दो उदाहरण दें। तो चालक में लोहा कॉपर, कुचालक में प्लास्टिक और फाइबर। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर क्या दिया गया है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 का जो बी नंबर दिया गया है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देख लीजिए सर अच्छे तरीके से। यहाँ पर पार्श्व क्रम में जुड़ा हुआ है कोई 2 प्रतिरोधक है और इसका हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। पार्श्व क्रम में जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, 1/R बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1/R1 जोड़ 1/R2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारे पास मात्र 2 ही प्रतिरोध है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक्चुअली में हमारे पास क्या है, आप लोग लिख दीजिएगा, ये हो यहाँ पर ये हमारा R1 है और ये हमारा क्या है, R2 है। तो 2 प्रतिरोध R1 तथा R2 पार्श्व क्रम में जुड़े हैं। आप R1 R2 लिख दीजिएगा, यहाँ पर छूट गया है। ठीक है, तो R1 R2 लिख दीजिएगा, जिसमें प्रवाहित विद्युत धारा I1 तथा I2 है। देखिए यहाँ पर टोटल तो I था, और जब इधर से प्रवाहित होने स्टार्ट हुआ तो R1 से I1 प्रवाहित हो रहा है और R2 से I2। और ये R1 R2 लिखिएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। फिर परिपथ का जो कुल विभवांतर है यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर I देखिए, I जो था वह I1 और I2 में बढ़ जा रहा है, यानी I बराबर क्या हो जाएगा, I1 + I2 हो जाएगा। और ओम के नियम से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं इस बात को समझ लीजिए। यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, तो ओम के नियम से हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR होता है, या फिर RI बोलिए। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए I बराबर V/R है, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V/R1, और I2 क्या हो जाएगा, V/R2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 से क्या है, I बराबर है I1 + I2, तो I का मान है V/R, I1 का मान है V/R1, I2 का मान है यहाँ पर V/R2, तो V/R2। यहाँ पर देखिए V है, तो V कॉमन ले लिया, तो बचा 1/R1, यहाँ पर बचा 1/R2, तो यहाँ से V कट जाएगा। तो 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। और ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया, और बहुत ही जल्द इतिहास का भी कंप्लीट सॉल्यूशन मैं लेकर आ रहा हूँ। और देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है सर। इससे क्या होगा, आपका टर्म 1 का भी तैयारी हो जाएगा और टर्म 2 का भी तैयारी हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट्स करिए चैनल में। ठीक है, जो भी वीडियो है वीडियो के नीचे कुछ भी कॉमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।